अभी तक हमने इन दोनों पार्ट्स में यही बताया कि यरमुक की जंग जीतने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु को अब पता चल चुका था कि अब रोमन मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने मुसलमानों की एक फौज बनाकर एक नए जनरल साद इब्न अबी वक्कास की लीडरशिप में पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना किया और कहा कि पर्शियन एम्पायर में कोई ऐसी जगह जंग के लिए चूज करना जिसके पीठ के पीछे अरब का कोई इलाका हो और सामने पर्शियन एम्पायर हो। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ने ऐसा ही किया और कादिसिया के मैदान में मुसलमानों की फौज लेकर पहुंचे। दूसरी साइड पर्शियन एम्पायर का सबसे पावरफुल जनरल रुस्तम भी अपनी 60,000 की फौज लेकर कादिसिया के मैदान पहुंचा। ना ये दोनों फौज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, लेकिन अब मसला ये था कि इन दोनों के दरमियान एक रिवर बह रही थी और मुसलमानों को पिछले एक्सपीरियंसेस से पता चल चुका था कि कभी भी दरिया को खुद क्रॉस नहीं करना। कादिसिया के मैदान में 1 महीना गुजरने के बाद भी रुस्तम ने मुसलमानों पर हमला नहीं किया और बार बार जंग डीले करने की कोशिश कर रहा था। तो इस टाइम को यूज करके मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वक्कास ने अपने जनरल्स की ड्यूटीज लगाई और कादिसिया में मुसलमानों की पोजीशन मजबूत करने लगे। मुसलमानों के खाने पीने और बाकी चीजें अरेंज करने का रोल था, क्योंकि ये सारी चीजें मुसलमानों ने पर्शियन बाजारों से खरीदी थी। वहाँ मुसलमानों को ये सारे बहुत ही बुरी नजर से देख रहे थे। साद रज़ियल्लाहु ने ये इतना इंपॉर्टेंट काम उन्हीं में से एक आदमी को दिया जो बहुत साल पहले इस इलाके को छोड़कर मुसलमान हो चुके थे। इनका नाम था सलमान फारसी रज़ियल्लाहु। इसके अलावा साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ने कादिसिया की हर खबर यहाँ से बहुत दूर मदीना में खलीफा तक पहुँचाने के लिए कादिसिया और मदीना के दरमियान घोड़ों का एक नेटवर्क बनाया था। कहा जाता है कि साद रज़ियल्लाहु कादिसिया की जंग से पहले हर दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु की तरफ 2 लेटर्स भेजा करते थे और ये लेटर्स इतनी तेजी से पहुंचते थे कि जब एक घोड़ा लेटर से लेकर कादिसिया से रवाना होता था और रास्ते में जहां भी ये घोड़ा थक जाता था, एग्जैक्टली उसी जगह पर एक दूसरा फ्रेंच घोड़सवार इस लेटर को लेकर मदीना की तरफ दौड़ने लगता था। इसी तरह कादिसिया से ये लेटर घोड़ों के रात दिन भागने से मदीना तक पहुंच जाता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी तरह का एक और नेटवर्क मदीना से रोमन एम्पायर में अबू उबैदा की तरफ भी था, जिससे ये सब हर टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु की तरफ से साद इब्न अबी वक्कास को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए थे कि पहले पर्शियन फौज पर हमला नहीं करना। इसीलिए साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अपने मैसेंजर्स को रुस्तम के कैंप की तरफ भेजते रहते और ये सारे मैसेंजर जाकर रुस्तम को एक ही ऑफर दिया करते, इस्लाम, जिजिया या जंग। लेकिन फिर भी रुस्तम बहुत अरसे तक मुसलमानों के जज्बे से डरकर जंग को टालता रहा। आखिर साद रज़ियल्लाहु ने रुस्तम की तरफ अपने एक जनरल मुगीरा बिन शोबा को भेजा और जब रुस्तम ने मुगीरा के पुराने हथियार देखे तो हंसने लगा और कहा कि तुम इन पुराने हथियारों और छोटी छोटी तीरों से हमारा मुकाबला कैसे करोगे। तो मुगीरा ने जवाब दिया कि यस, हमारी तलवारें पुरानी जरूर है लेकिन तुम्हारी तलवारों से ज्यादा तेज है। आखिर अब रुस्तम के पास जंग से भागने का और कोई रास्ता नहीं रहा तो उसने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ये देखकर मुसलमानों की फौज भी पीछे हटी और पर्शियन दरिया को क्रॉस करके मुसलमानों के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। अब जंग शुरू होने ही वाली थी तो साद रज़ियल्लाहु ने भी मदीने की तरफ लेटर भेजना छोड़ दिया, क्योंकि अब फैसला तलवारों से होने वाला था। जंग कादिसिया का पहला दिन नवंबर 636, जिसमें एक तरफ मुसलमानों की 30,000 की और दूसरी तरफ रुस्तम की 1.5 लाख की फौज खड़ी थी। मुसलमानों के जनरल साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु सख्त बीमारी की वजह से इस जंग में शामिल ना हो सके तो मुसलमानों की फौज के पीछे इस किले के ऊपर बैठकर पूरी मुसलमानों की फौज को कंट्रोल कर रहे थे। रुस्तम ने भी जंग के लिए अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन रुस्तम के पास इस जंग में एक ऐसी ताकत थी जिसका इससे पहले मुसलमानों ने कभी मुकाबला नहीं किया, इंडियन एलिफेंट। क्योंकि पर्शियन एम्पायर के सारे हाथी इंडिया से ही ट्रेन होकर आते थे। इस 33 हाथियों को रुस्तम ने अपनी फौज के फ्रंट पर खड़ा किया और खुद फौज के पीछे अपने तख्त पर बहुत ही गुरूर के साथ बैठा और कहा कि आज मैं फाइनली इन मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। साथ खड़े जनरल ने कहा, बिल्कुल, अगर हमारा खुदा चाहे तब। तो रुस्तम ने कहा, नहीं, अगर हमारा खुदा ना भी चाहे तब भी मैं मुसलमानों को आज खत्म कर दूंगा। इसी के साथ
उसने अपनी पूरी फौज को मुसलमानों पर फुल पावर के साथ हमले का हुक्म दिया। पर्शियन फौज आगे आई और मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसाने लगी, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। तो मुसलमानों ने भी उन पर तीर बरसाना शुरू किया, लेकिन मुसलमानों के तीर इतने कमजोर थे और पर्शियन का स्टील वाला आर्मर इतना पावरफुल था कि मुसलमानों के तीरों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो सब जंग के दरमियान ही मुसलमानों पर हंसने लगे। इसी के साथ पर्शियन फौज आकर मुसलमानों से टकरा गई और लड़ाई शुरू हुई। लेकिन जब पर्शियन फौज के 33 हाथी मुसलमानों की फौज के सामने आए तो मुसलमानों के सारे अरबी घोड़े, जिन्होंने इससे पहले इतने बड़े जानवर कभी नहीं देखे थे, घबरा गए और जंग छोड़कर पीछे भागने लगे। तो मजबूरन मुसलमानों की पैदल फौज आगे हुई, लेकिन अगेन पर्शियन हाथियों से लड़ना इम्पॉसिबल था। तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। ये देखकर जनरल साद बिन अबी वक्कास ने पीछे किले से मुसलमानों की तरफ एक बहुत ही अजीब ऑर्डर भेजा कि बाकी सारे मुसलमान जंग से पीछे हट जाओ, सिर्फ बनु तमीम कबीले के लोगों को हाथियों से मुकाबले के लिए छोड़ दो। लेकिन क्यों बनु तमीमी? क्योंकि बनु तमीम हमेशा से अरब के सबसे खतरनाक वॉरियर्स थे और ये इस बात के लिए मशहूर थे कि चाहे जो भी हो जाए बनु तमीम जंग से पीछे नहीं हटते। और इस कबीले के बारे में आप रसूल ने यह फरमाया था कि ये लोग बनु तमीम दज्जाल के मुकाबले में भी सबसे मजबूती से खड़े होंगे। बनु तमीम ने आगे बढ़कर पर्शियन हाथियों का बहुत सख्त मुकाबला किया और आगे पर्शियन हाथियों को इतना जख्मी किया कि वो जंग छोड़कर भागने लगे और इन हाथियों की वजह से पर्शियन की पूरी फौज जंग से पीछे हटने लगी। और एक बार मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया। अब गेम बिल्कुल पलट चुकी थी, क्योंकि मुसलमान इतने जोश में थे कि उन्होंने 1.5 लाख की पर्शियन फौज को दरिया की तरफ ढकेलना शुरू किया और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही देर में मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। लेकिन जब पर्शियन फौज पीछे भाग रही थी तो इसी टाइम पर्शियन जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अपने तख्त से नीचे आकर खुद मुसलमानों के खिलाफ लड़ने लगा। ये देखकर पर्शियन फौज को भी दोबारा हिम्मत मिली और उन्होंने भी दोबारा मुसलमानों पर हमला कर दिया। शाम तक ये जंग इसी तरह चलती रही और अंधेरा होती दोनों फौज अपनी पोजीशन की तरफ वापस आई और जंगे कादिसिया के पहले दिन बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। लेकिन फिर भी एक मुसलमान के बदले 4 पर्शियन मारे गए। जंग के दूसरे दिन मुसलमान और पर्शियन दोनों की फौज बिल्कुल जंग के लिए रेडी खड़ी थी। लेकिन अचानक दोनों फौजों ने देखा कि दूर से आवाजें आ रही हैं और हवा में हर तरफ डस्ट फैली हुई है। ये मुसलमानों की उसी फौज का एक छोटा सा हिस्सा था जो अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने यरमूक की जंग जीतने के बाद रोमन अंपायर से मुसलमानों की मदद के लिए भेजी थी। और इस फौज को काका बिन अमर लीड कर रहे थे, जिनका ताल्लुक भी बनु तमीमी से था। काका इन चंद अजीम वॉरियर में से एक थे जो यरमूक और कादिसिया जैसी दोनों अजीम जंगों में शामिल थे। ये देखकर मुसलमानों की फौज की ताकत और बढ़ गई और उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिया। ये फौज सीधा आकर मुसलमानों की फौज के साथ मिल गई। लेकिन इस फौज के लीडर काका बिन अमर फुल स्पीड आगे बढ़े और जाकर पर्शियन फौज के सामने अकेले खड़े हो गए और कहा कि निकालो अपने जनरल को। तो उनके मुकाबले के लिए एक पर्शियन जनरल बहमन सामने आया और कुछ ही देर की लड़ाई के बाद जैसे ही काका ने उसे मार दिया, अचानक उसी टाइम मुसलमानों की एक दूसरी फौज भी मदद के लिए पहुंच गई और ये काका बिन अमर की ही फौज थी, जिसे उन्होंने मुसलमानों का हौसला बढ़ाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ये देखकर और भी नारे लगे। एट द सेम टाइम पर्शियन अंपायर का हौसला थोड़ा खराब होने लगा। काका बिन अमर ने पर्शियन जनरल बहमन को आसानी से मारकर पीछे मुसलमानों की तरफ देखा और कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे भाइयों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सुपर पावर रोमन अंपायर को यरमुक के मैदान में बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया और अब तुम भी घबराओ मत, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हम सबसे वादा किया था कि एक दिन मुसलमान रोमन और पर्शियन दोनों को फतह करेंगे।